खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहा जाता है। स्टूडेंट, आज हम लोग एडवांस अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर 12 की बात करेंगे, जिसमें कास्ट कंसेप्ट को अडॉप्ट किया जाता है सब्सिडरी के ऑपरेशंस को रिकॉर्ड करते हुए। इससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 11 को डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 11 में जो चीज़ें थी वो इक्विटी मेथड पे थी। जो चैप्टर नंबर 12 है उसमें चीज़ें कास्ट मेथड के मुताबिक है। तो इसमें जो डिफरेंस वाली चीज़ है, जब हम लोग चैप्टर नंबर 11 को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो तब हम लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो सब्सिडरी वाला पोर्शन है उसका प्रॉफिट भी रिकॉर्ड करते हैं, लॉस हो तो उसको भी रिकॉर्ड करते हैं, और अगर डिविडेंड पे किया जाए तो उसको भी रिकॉर्ड किया जाता है। जो ट्रांजैक्शन प्लेस की जाती है वो कुछ इस तरह से की जाती है। इन्वेस्टमेंट का अकाउंट डेबिट किया जाता है और रिटेन अर्निंग ऑफ पेरेंट कंपनी का अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाता है। अगर नुकसान हो तो रिटेन अर्निंग ऑफ पेरेंट का अकाउंट डेबिट कर दिया जाता है और इन्वेस्टमेंट का अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाता है। अगर कभी डिविडेंड वसूल हो जाए तो कैश का अकाउंट डेबिट कर दिया जाता है और इन्वेस्टमेंट का अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाता है। जब हमारे पास चैप्टर नंबर 12 आता है तो हम कास्ट कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करते हैं। कास्ट कॉन्सेप्ट में नो एंट्री फॉर प्रॉफिट, अगर सब्सिडरी को प्रॉफिट हो तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती। नो एंट्री फॉर लॉस, अगर नुकसान हो तो भी उसकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती। और जब हमें डिविडेंड की बात हम करें तो उसकी ट्रांजैक्शन होती है। उसकी ट्रांजैक्शन क्या होगी? कैश का अकाउंट डेबिट और रिटेन अर्निंग ऑफ पेरेंट का अकाउंट क्रेडिट, या इसकी जगह पे अगर डिविडेंड इनकम भी लिख दिया जाए तो भी सेम टाइटल होगा। सो सब्सिडरी को अगर इक्विटी मेथड पे रिकॉर्ड करें तो इन पैरामीटर को अडॉप्ट करना है, कास्ट मेथड पे रिकॉर्ड करें तो इन मेथड पे अडॉप्ट करना है। एक चीज़ इसमें और याद रखनी है आपने कि आप जहाँ पे 4 चीज़ें पहले करते थे तो अब आपने 5 चीज़ें करनी हैं। 4 चीज़ें आप कौन कौन सी करते थे? आप हमेशा कैलकुलेशन करते थे क्वेश्चन में परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट की। दूसरी कैलकुलेशन आप करते थे एक्सेस ऑफ कास्ट या फिर बुक वैल्यू की। तीसरी कैलकुलेशन आप करते थे एलिमिनेशन एंट्री की। फोर्थ कैलकुलेशन आप मिनॉरिटी इंटरेस्ट करते थे। फिफ्थ आप अब जो अजाफी करेंगे वो होगा पोर्शन ऑफ अर्निंग टू पेरेंट कैलकुलेट करेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें जो एक्सेस ऑफ कास्ट ओवर बुक वैल्यू है, जो एलिमिनेशन एंट्री है, ये दोनों की दोनों आप ओपनिंग बैलेंस ऑफ सब्सिडरी इक्विटी, सब्सिडरी की इक्विटी के ओपनिंग बैलेंस पे करेंगे, और जो मिनॉरिटी इंटरेस्ट है वो हमेशा एंडिंग बैलेंस पे कैलकुलेट किया जाएगा। पोर्शन ऑफ अर्निंग टू द पेरेंट कैसे होगा वो हम लोग क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। लेकिन जी हम स्टूडेंट फर्स्ट एक्सरसाइज की बात करते हैं। इससे पहले कि हम लोग पहली एक्सरसाइज का आगाज़ करें, आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाले नए लेक्चर की बर वक्त इतला मसूल होती रहे। स्टूडेंट्स, हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1। द हार्पर कंपनी एंड द जेरोम कंपनी ईच हैव 1000 शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग 100 पार। 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100 तो कैपिटल की तादाद होगी, कैपिटल की अमाउंट होगी, कैपिटल की वैल्यू होगी 1 लाख। चेंज इन द कैपिटल ऑन द 1 जनवरी 1966 टू दिसंबर 31 1967 वार एज फॉलो। जनवरी 1 के आगाज़ में डिविडेंड पे किया गया। कब पे किया गया? डिविडेंड जो है वो पे किया गया है दिसंबर 1966 में। एट द एंड ऑफ द ईयर जो है वो डिविडेंड पे किया गया है। डिविडेंड की अमाउंट कितनी है? वो है 15,000। याद रहे कि ये डिविडेंड क्योंकि हमारी एक्विजिशन के
बाद पे किया गया है, इस वैल्यू को, इस पॉइंट को आपने कंसिडर रखना है। नेट इनकम है 40,000, 15,000, डिविडेंड पेड इन दिसंबर 10,000, फिर यहाँ पे कुछ ना, नेट लॉस पहली सब्सिडरी को, दूसरी की कोई ना। द किंग कॉरपोरेशन, ये एक तीसरी कंपनी है, अक्वायर्ड खरीद लेती है 800 शेयर ऑफ हार्पर कंपनी, इस हार्पर कंपनी के 800 शेयर जिसके टोटल 1000 हैं, एंड 900 शेयर ऑफ जेरोम कंपनी एट 90, और 900 शेयर खरीदते हैं जेरोम के जिसके टोटल शेयर 1000 है। 800 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100 तो 80%, 900 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 90%, और ये आपने ख़रीदा कब है? ऑन जुलाई 1, 1966 को। व्हाट इज़ द कास्ट और बुक वैल्यू एक्सेस ऑन ईच इन्वेस्टमेंट, दोनों इन्वेस्टमेंट में एक्सेस ऑफ कास्ट या फिर बुक वैल्यू कैलकुलेट करना है। सेकेंड, व्हाट एंट्री वुड बी मेड बाय द पेरेंट फॉर द प्रॉफिट लॉस एंड डिविडेंड फॉर ईच ऑफ द सब्सिडरी इफ इन्वेस्टमेंट आर कैरिड बाय कास्ट मेथड, व्हाट एंट्री वुड बी मेड इफ इन्वेस्टमेंट आर बाय कैरिड बाय द इक्विटी मेथड। ये एक अच्छी एक्सरसाइज है जिससे आपका प्रीवियस क्वेश्चन का भी कॉन्सेप्ट और फर्दर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा। अच्छा जी बच्चों, सबसे पहली बात तो ये है कि हमने कैलकुलेट करना है एक्सेस ऑफ कास्ट ओवर बुक वैल्यू। हमने उस डेट का करना है जिस डेट को एक्वायर किया, और हमने एक्वायर किया था 1 जुलाई 1966, तो उस वक़्त की रिटेन अर्निंग हमारे पास अभी नहीं है, ये 1 जनवरी की है, ये हमारे पास 31 दिसंबर की है, तो हमें 1 जुलाई की कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम लोग पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये है जी हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1, हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 की। पहला काम हम कर लेते हैं जी, परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। पहली सब्सिडरी के 800 शेयर्स टोटल 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हम 80% के ओनर। दूसरी कंपनी के 900 शेयर्स टोटल, उसका भी 1000 था मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हम उसके 90% के ओनर। इसके साथ बच्चों हम कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेशन फॉर रिटेन अर्निंग अप टू 1 जुलाई 1966, 1 जुलाई 1966 को। सबसे पहले आप कैलकुलेट कर लें जी रिटेन अर्निंग 1 जुलाई के लिए जो कैलकुलेशन करनी है, रिटेन अर्निंग ऑन 1 जनवरी 1966। पहली सब्सिडरी की वो रिटेन अर्निंग थी 50,000, दूसरी सब्सिडरी का लास्ट शो हो रहा है 20,000, ये हार्पर कंपनी और ये जेरोम कंपनी। ऐड नेट इनकम, हमें नेट इनकम को ऐड करना है अप टू 1 जुलाई 1966। पहली कंपनी को प्रॉफिट हुआ 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 6/12 तो 20,000। दूसरी कंपनी को प्रॉफिट हुआ 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 6/12 तो 7,500। पहली सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग हो जाएगी 70,000, दूसरी सब्सिडरी कंपनी का लॉस रिड्यूस हो जाएगा 12,500। अच्छा बच्चों, अब हमें मेन काम की तरफ आना है, वो है एक्सेस ऑफ कास्ट या फिर बुक वैल्यू कैलकुलेट करना। सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लें कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपने पहली कंपनी के 800 शेयर ख़रीदे और हर एक 100 का था। दूसरी कंपनी के आपने 900 शेयर ख़रीदे और हर एक 90 का था। पहली कंपनी की कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपके पास 80,000 है और दूसरी कंपनी की कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपके पास 81,000 है। तो दो हमारे पास जो है वो अमाउंट्स मौजूद हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, हमें जो कैलकुलेशन करना है वो एक्सेस ऑफ कास्ट ओवर बुक वैल्यू की करना है। हम बात करते हैं बुक की तरफ। बुक में हमारे पास पहली कंपनी का कैपिटल, देन रिटेन अर्निंग। पहली कंपनी का कैपिटल 1 लाख, दूसरी कंपनी का कैपिटल भी 1 लाख। पहली कंपनी की रिटेन अर्निंग 70,000, दूसरी कंपनी की रिटेन अर्निंग 12,500। टोटल किया तो 1 लाख और 70,000, जिसका हम ले लेंगे 80%। इसका हम लोग डिफरेंस ले लेते हैं जी, 1 लाख माइनस 12,500,
87,500 जिसके हम ऑनर हैं 90% के। इसका जी 80% लेते हैं 1,70,000 का, तो 1,36,000। 80,000 में से 1,36,000 माइनस कर दें तो इसमें से एक्सेस ऑफ बुक आ जाएगी 56,000 एक्सेस ऑफ कास्ट, और अगर ब्रैकेट में आए तो एक्सेस ऑफ बुक। यहाँ से जी 87,500 का 90%, 78,750। 81,000 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो 2250। लें बच्चों, ये आपके पास फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि एक्सेस ऑफ कास्ट ओवर बुक वैल्यू किस तरह कैलकुलेट करना है। दूसरी जो रिक्वायरमेंट थी इस क्वेश्चन की वो ये थी कि आप एंट्रीज करके दें कि जो पेरेंट कंपनी की बुक में प्रॉफिट लॉस और डिविडेंड के लिए ट्रांजैक्शन होंगी। ये मैं ज़रा रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे है व्हाट एंट्रीज वुड बी मेड बाय द पेरेंट फॉर प्रॉफिट लॉस एंड डिविडेंड ऑफ ईच ऑफ द सब्सिडरी इफ इन्वेस्टमेंट इज़ कैरिड बाय कास्ट मेथड। अच्छा जी बच्चों, हमें इन्वेस्टमेंट कैरिड बाय कास्ट मेथड के पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए दोनों सालों के लिए ट्रांजैक्शन पास करना है। ये कुछ इस तरह से काम होगा जी। आप लिख दें कि ऑप्शन नंबर बी, पहले 1966 के लिए एंट्रीज। कास्ट मेथड में ना तो हार्पर कंपनी का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया जाएगा ना जेरोम का, डिविडेंड अलबत्ता रिकॉर्ड किया जाएगा। डिविडेंड की ट्रांजैक्शन आपके पास हो जाएगी कैश का अकाउंट डेबिट और डिविडेंड इनकम का अकाउंट क्रेडिट। कैश डेबिट और डिविडेंड इनकम का अकाउंट क्रेडिट। डिविडेंड की अमाउंट है 15,000, आप ऑनर हैं 80% पे, सॉल्व कर देंगे तो 12,000। अब हम बात करते हैं सेकंड ईयर के लिए। जब आप 1967 के लिए आएंगे तो ना तो पेरेंट कंपनी का इनकम को रिकॉर्ड करेंगे ना लॉस को, किसी दोनों के, ना इसके 10,000 के लॉस को ना इसके, अलबत्ता डिविडेंड को रिकॉर्ड करेंगे। डिविडेंड के लिए जब आपने सेकंड ईयर में होना है तो आपने देख लेना कि डिविडेंड है किस कंपनी का, हार्पर का। जब हमने हार्पर को एक्वायर किया था तो 1 जुलाई 1966 था और उस वक़्त इसकी रिटेन अर्निंग 70,000 थी। ये कहाँ से पता चला, यहाँ नहीं मेंशन, ये आपने कैलकुलेशन की थी 70,000 थी। अब जब आपने ख़रीदा उस वक़्त इसकी रिटेन अर्निंग 70,000 थी और अब जब डिविडेंड दिया गया तो डिविडेंड पे करने के बाद इसकी रिटेन अर्निंग कितनी रह गई, ये देखें। सेकंड ईयर का डिविडेंड और ये 65,000 है, रिड्यूस हो गई। इफ़ इन प्रीसीडिंग ईयर, या आप ऐसे समझ लें, आफ्टर द एक्विजिशन रिटेन अर्निंग डिक्लाइन एंड डिविडेंड पेड, और डिविडेंड अदा किया जाए, सच डिविडेंड, इस तरह का डिविडेंड इज़ कंसीडर, समझा जाएगा एज रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि ये हमारी इन्वेस्टमेंट की रिटर्न है। तो अब जब हम इसके लिए ट्रांजैक्शन करेंगे ना डिविडेंड की, तो कुछ इस तरह से करेंगे। कैश का अकाउंट डेबिट, कैश हमें मिला 10,000 का, हम उसके ऑनर थे 80% पे तो 8,000। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट का अकाउंट क्रेडिट, क्यों? क्योंकि डिक्लाइन कितना आया 5,000 का, तो 5,000 का 80% ले लें 4,000, 8 में से 4 चला गया, बाकी फिर 4,000। तो अब आपने यहाँ पे लिख देना जी इसको, कैश डेबिट 8,000 से, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट 4,000 से, और उसके साथ साथ यहाँ पे आपने लिख देना है डिविडेंड इनकम। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ट्रांजैक्शन हो जाएगी डिविडेंड की सेकेंड ईयर की। पहले से मुख्तलिफ चीज़ क्या आई कि अगर हमारी रिटेन अर्निंग पहले से कम हो जाए तो हमने इसको कंसीडर करना है कि ये हमारे लिए रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है। अच्छा जी, अब बच्चों बात करते हैं कि अगर ये कंपनी
कास्ट मेथड की बजाय इक्विटी मेथड को फॉलो कर रही होती, तो हमारे पास 1966 का ईयर पहले आना है। 1966 में आप डिविडेंड को रिकॉर्ड कर लें, कैश का अकाउंट डेबिट और इन्वेस्टमेंट का अकाउंट क्रेडिट। कैश आपके पास कितना है? 15,000। आप कितने परसेंट के ऑनर हैं? 80% के। 15,000 का 80% 12,000। फिर हम बात करते हैं कि पहली कंपनी को प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट की वजह से इन्वेस्टमेंट इन हार्पर डेबिट और रिटेन अर्निंग ऑफ किंग कारपोरेशन क्रेडिट। 40,000 की इनकम थी, हम हाफ ईयर के ऑनर थे 80% के लिए। सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास जो अमाउंट सॉल्व होके आएगी कुछ इस तरह से होगी। 40,000 का 6/12 का 80%, यहाँ पे भी 16,000, यहाँ पे भी 16,000। कैश डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट। अब बच्चों बात करते हैं कि 1966 के लिए जब हम सेकंड सब्सिडरी की इनकम रिकॉर्ड करेंगे, इन्वेस्टमेंट इन जेरोम डेबिट, रिटेन अर्निंग का अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट है 15,000 के हम 6 मंथ के लिए ऑनर रहे का 90%। 15,000 6/12 का 90% 6750। अब हम बात करते हैं कि सेकेंड ईयर में क्या ट्रांजैक्शन हुई होंगी। सेकेंड ईयर के लिए भी 3 यही इवेंट होंगे, एक डिविडेंड, एक लॉस और एक इनकम। डिविडेंड की 1967 में ट्रांजैक्शन होगी कैश डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। 10,000 का 80%, 8,000 और 8,000। लॉस होगा, लॉस की वजह से रिटेन अर्निंग ऑफ किंग कारपोरेशन डेबिट और इन्वेस्टमेंट का अकाउंट क्रेडिट। लॉस हुआ 10,000, हम ऑनर हैं 80% के, 8,000 और 8,000। फिर बात करते हैं दूसरी सब्सिडरी में एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट का अकाउंट डेबिट 18,000 से और रिटेन अर्निंग का ऑफ किंग कारपोरेशन का अकाउंट क्रेडिट 18,000 से। अमाउंट है ये 20,000 का हम ले लेंगे 90%, तो हमारे पास ये अमाउंट सॉल्व होके आ जाएगी। तो स्टूडेंट ये थे हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी जगह रहनुमाई की ज़रूरत हो तो आप मुझसे रब्ता करें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि विद इन 24 आवर आपको असिस्ट कर सकूँ। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।